हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं। तो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो राजस्थान पुलिस के लिए विशेष मायने रखता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इस टॉपिक से संबंधित एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस से संबंधित टेस्ट सीरीज का जो पार्ट फर्स्ट है वो मैंने पहले ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। यह है राजस्थान पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़कर स्वयं भी शहीद हो जाना क्या कहलाता है। यानी कि राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़कर स्वयं भी शहीद हो जाना क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहलाता है केसरिया करना, और ये केसरिया वस्त्र पहन के किया जाता था, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केसरिया करना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केसरिया करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किया। यानी भारत का वह प्रथम शासक कौन था, उस शासक का नाम बताना है जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु एक आदेश जारी किया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोहम्मद बिन जो तुगलक है वो भारत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु क्या जारी किया, आदेश जारी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील साथीत्व की रक्षा हेतु वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी। यह प्रथा क्या कहलाती है। कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि युद्ध में जब जीत की आशा समाप्त हो जाती थी तो युद्ध में अपने शील साथीत्व की रक्षा के लिए जो वीरांगनाएं स्त्रियां हैं वो दुर्ग में जलती हुई जो आग है अर्थात जो अग्निकुंड है उसमें कूद कर के सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी। ठीक है, उस प्रथा को क्या बोला जाता है, ये पूछा इसमें। तो अनुमरण, जौहर, केसरिया करना, सती प्रथा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जौहर करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जौहर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने व वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी विधवा के चितारोहण को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कहा जाता है अनुमरण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किन जातियों में पाई जाती थी। यानी जो डाकन प्रथा है वो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किन जातियों में पाई जाती थी। तो इसके लिए ऑप्शन है कालबेलिया, भील व मीणा, गरासिया और सासी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भील व मीणा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डाकन प्रथा मुख्य रूप से जो पाई जाती थी वो किस में पाई जाती थी, भील व मीणाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ पर घोषित किया गया। यानी डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी जो घोषित किया गया वो कहाँ पे किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उदयपुर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी जो घोषित किया गया वो किया गया किसके द्वारा, उदयपुर के द्वारा। ठीक है, और डाकन प्रथा मुख्य रूप से पाई किस में जाती है, तो वो पाई जाती है भील व मीणाओं में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में महिलाओं को बाहरी व्यक्तियों की बुरी नज़र से बचाने की दृष्टि से किस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन है कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जौहर प्रथा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्दा प्रथा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पर्दा प्रथा जो है वो मध्यकाल में महिलाओं को बाहरी व्यक्तियों की बुरी नज़र से बचाने के लिए इस प्रथा का प्रचलन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। यानी जो शारदा एक्ट है वो शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। तो इसके लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 अप्रैल 1930। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में जो एक्ट लागू हुआ वो कौन सा हुआ, शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की उम्र क्रमशः कितनी रखी गई। देखिए फ्रेंड्स, शारदा एक्ट जो पूरे भारत में लागू हुआ वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1930
1930 में लागू हुआ था। ठीक है, इस सारदा एक्ट के तहत लड़के और लड़की की शादी की जो उम्र है वो निर्धारित की गई। अब देखिए लड़के के लिए कितनी निर्धारित की गई, लड़की के लिए कितनी निर्धारित की गई। तो लड़के के लिए निर्धारित की गई 18 साल और लड़की के लिए कितनी निर्धारित की गई, 15 साल निर्धारित की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारदा एक्ट 1978 में संशोधन कर विवाह की उम्र कितनी बढ़ाई गई। देखिए सारदा एक्ट का दोबारा से संशोधन किया गया कब, 1978 में, यानी जब सारदा एक्ट बनाया गया कब, 1930 में। उसके बाद में दोबारा से संशोधन किया गया 1978 में। तो सारदा एक्ट में 1978 में संशोधन कर विवाह की जो उम्र है वो कितनी बढ़ा दी गई, तो वो बढ़ाई गई फ्रेंड्स कितनी, 3 साल बढ़ा दी गई। और इस तरह से 3 साल बढ़ा करके लड़के के लिए हो गई 18 + 3 कितनी हो गई, 21 साल, और लड़की के लिए कितनी हो गई 15 + 3 = 18 साल। तो इस तरह से सारदा एक्ट 1978 में संशोधन कर विवाह की जो उम्र बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, 3 साल। यानी कि पहले लड़कों के लिए कितनी थी, 18 साल, तो 18 + 3 कितनी कर दी गई, 21 साल। अगर लड़कियों के लिए देखें तो लड़कियों के लिए कितनी थी, 15 साल, तो 15 + 3 = कितनी हो गई, 18 साल। ठीक है, इस तरह से 3 साल विवाह की उम्र को बढ़ाया गया, किसमें, सारदा एक्ट 1978 के संशोधन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारदा एक्ट किस रीति या कुरीति से संबंधित है, यानी सारदा एक्ट जो है वो किस रीति से या किस कुरीति से संबंधित है। तो विधवा विवाह से, बाल विवाह से, अंतर्जातीय विवाह से या बहुपत्नी प्रथा से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल विवाह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारदा एक्ट यानी बाल विवाह निरोधक अधिनियम के प्रणेता राय बहादुर हरविलास सारदा का संबंध किस जिले से है। यानी कि सारदा एक्ट के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, राय बहादुर हरविलास सारदा। तो ये कहने मतलब कि राजस्थान के किस जिले के थे ये, तो ये थे फ्रेंड्स अजमेर जिले के। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राय बहादुर हरविलास सारदा का जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से हैं, तो वो है कौन सा, अजमेर जिला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था। यानी कि 1856 में पारित किया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ईश्वरचंद विद्यासागर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1856 में पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था, तो वो था ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगाई। यानी दास प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाई गई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम जो लगाई वो किस गवर्नर जनरल ने लगाई, तो वो लगाई विलियम बेंटिंग ने। और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो रोक लगाई वो कब लगाई, 1832 में ये रोक लगाई गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नात्रा या आना प्रथा क्या है। यानी कि नात्रा या आना प्रथा का संबंध किससे है या किससे कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह से संबंधित प्रथा, वही कहलाती है कौन सी, नात्रा या आना प्रथा। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नात्रा या आना प्रथा का संबंध किससे है, तो आदिवासियों में विधवा स्त्री के पुनर्विवाह से संबंधित जो प्रथा है वही क्या कहलाती है, नात्रा या आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने हेतु सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए राजस्थान में बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए जो सागड़ी निवारण अधिनियम जो पारित किया गया वो कब किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया 1961 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा तलाक के समकक्ष मानी जाती है। यानी कि कौन सी प्रथा को तलाक के समान माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स वो माना जाता है आदिवासियों में कौन सी, छेड़ा फाड़ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है वो आदिवासियों में तलाक के समान माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स जो छेड़ा फाड़ना है, ये छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या होती है। तो देखिए भील जाति से संबंधित इस प्रथा में जो भी भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है, यानी अपनी स्त्री को छोड़ना चाहता है, वह अपनी जाति के पंचलोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपये बांधकर उसकी चौड़ाई की तरफ फाड़ करके स्त्री को पहना देता है, और वही कहलाती है कौन सी, छेड़ा फाड़ना
फर्ता। ठीक है, यानी छेड़ा फाड़ना फर्ता में जो भी भील जाति के जो भी पुरुष हैं वो अपने अगर महिला का त्याग करना चाहते हैं तो अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी जो है उसमें पल्ले में रुपए बांध करके उसकी चौड़ाई की तरफ फाड़ करके स्त्री को क्या कर देता है, पहना देता है। वही कहलाती है कौन सी, छेड़ा फाड़ना। तो ये भीलों में सबसे ज़्यादा फर्ता पाई जाती है कौन सी, छेड़ा फाड़ना की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताड़ना विवाह किस जनजाति से संबंधित हैं, यानी ताड़ना विवाह जो है वो किस जनजाति से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ताड़ना जो विवाह है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ताड़ना विवाह जो है वो किससे हैं, तो वो है किससे, ग्रासियों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर के विवाह संपन्न किया जाता है। यानी ग्रासिया जनजाति में प्रचलित उस विवाह का नाम बताना है जिसके अंतर्गत ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे होते हैं। तो फ्रेंड्स वो होता है कौन सा विवाह, पहरावना विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहरावना विवाह के अंतर्गत जो फेरे होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, वो ब्राह्मण की अनुपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, क्या फेरे लिए जाते हैं ब्राह्मण की अनुपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रस्म कोकड़ी जिसके अंतर्गत विवाह उपरांत युवती को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती थी और ये किस जाति में प्रचलित थी। कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था कुकड़ी। इस कुकड़ी प्रथा के तहत विवाह के बाद में जो भी युवती है उसे अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती थी। ठीक है, अब ये जो कुकड़ी रस्म है या कुकड़ी जो प्रथा है वो किस में चलती थी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सांसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है। विवाह के व्यय को बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ देना किस प्रथा के नाम से जाना जाता है। यानी कि विवाह के खर्चों को बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर में छोड़ देने की प्रथा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कौन सी, मेलबो विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो प्रथा है विशेष रूप से ग्रासियों में पाई जाती है, कौन सी, मेलबो विवाह की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है। देखिए फ्रेंड्स, आदिवासियों में एक प्रथा चलती है जिसका नाम है लीला मोरिया। ठीक है, इस लीला मोरिया जो संस्कार है या जो प्रथा है उसका संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स वो है किससे, विवाह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैवाहिक रस्मों के अंतर्गत सीख से क्या तात्पर्य है। यानी वैवाहिक रस्मों के अंतर्गत जो सीख है उस सीख का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि विवाह के बाद वर वधू एवं बरातियों को दी जाने वाली भेंट। तो विवाह के बाद वर वधू एवं बरातियों को दी जाने वाली जो भेंट है वो क्या कहलाती है, सीख कहलाती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाता है कौन सा, नाता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उस प्रथा को क्या बोलते हैं जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, तो उसको बोलते हैं नाता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो दबा के लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।